हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 14 लेक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने 2 यूनिट को ख़त्म कर दिया है और तीसरी यूनिट हमारी चल रही थी। तीसरी यूनिट थी, उसका नाम था बल, और जिसमें हमने समझा कि सर बल क्या होता है, बल के कितने प्रकार होते हैं, और हम एक एक करके बल को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने घर्षण बल को डिटेल में पढ़ा, और फिर हमने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ा, और हमने इससे पहले की जो क्लास थी 14वें नंबर की क्लास थी उसमें हमने ससंजन और असंजन बल की चर्चा की थी। आज की क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास में हम प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिरकार रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है और ये कहाँ पर काम करता है। देखो, मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखी है। डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको समझाएंगे आखिरकार किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह से काम करता है। यहाँ पर चित्र बनाएंगे और उनकी सहायता से हम उनको समझाएंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सर, इसकी डेफिनेशन में कौन से शब्द छुपे हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं प्रत्यानयन बल क्या होता है। यहाँ लिखा है, वह बल जो किसी वस्तु को उसकी विकृत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। ये है इसकी परिभाषा। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अभी हम इसको समझेंगे चित्रों के माध्यम से। देखो, यहाँ एक शब्द है विकृत अवस्था। एक तो हम ये समझेंगे सर विकृत अवस्था क्या होती है। अगर हमको ये पता चल जाए तो प्रारंभिक अवस्था हम जानते हैं कि शुरुआत में वस्तु किस अवस्था में थी, ये होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था। सर हमको विकृत अवस्था बताइए, विकृत क्या होती है। जैसे इसको विकृत अवस्था को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने माना हमारे पास एक गीली मिट्टी का, मान लो बॉल है, गीली मिट्टी की बॉल, और हमने उसको चारों तरफ से बल लगाया है और उसकी आकृति को बदल दिया। जैसे हम कहें कि सर ये है हमारे पास एक गीली मिट्टी, गीली मिट्टी मिट्टी की बॉल है। ये गीली मिट्टी की हमारे पास बॉल है। अब हमने क्या किया, चारों तरफ से दाब लगाकर इसकी आकृति को बदल दिया। हमने दाब लगाया और ये कुछ इस तरह से हो गई। मान लीजिए ये थोड़ी सी दाब लगा के पिचक गई या फिर इधर उधर हो गई। तो ये जो है ये इसकी प्रारंभिक अवस्था थी और ये इसकी विकृत अवस्था कहलाएगी। मतलब सर ये इसका जो आकृति थी उस आकृति को हमने सर इसकी आकृति से बदल दिया। हमने इधर उधर से बल लगाया है और सर इसकी आकृति अब बदल चुकी है। अब गीली मिट्टी है तो परमानेंट उसमें परिवर्तन आ गया। तो हम ये बोल देंगे कि सर ये जो गीली मिट्टी की बॉल थी, सर ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था अवस्था ये तो उस वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है। और हम बात करें सर विकृत अवस्था, तो ये जो है ये वाली स्थिति, यहाँ पर हमने बल लगाकर इसकी आकृति को बदल दिया है। बस चारों तरफ से बल लगाकर, अब गीली मिट्टी की बॉल है तो भाई आकृति बदल सकती है, ये हो गया। तो ये है इसकी विकृत अवस्था। विकृत अवस्था अवस्था ये अंतिम अवस्था है, लास्ट में ये वाली स्टेज हो गई और इसी को हम विकृत अवस्था बोलते हैं। तो हम यहाँ समझे कि अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर बल लगाकर हम उसकी आकृति बदल दें और आकृति बदल जाए, तो जो बदलने के बाद जो भी आकृति निकल के आएगी सर वही विकृत अवस्था कहलाती है इस वस्तु की। एक और हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक दोस्त है, मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जांपल समझते हैं। सर ये व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है, ये ए है और ये बी है, दोनों ये दोस्त थे। अब इस ए ने इस बी से कहा कि भाई मेरी लड़ाई हो गई है और तू मेरा बहुत पक्का दोस्त है, बता मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने कहा बिल्कुल मदद करेंगे हम तुम्हारी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई दोस्त को कुछ कह जाए, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, हम बिल्कुल तुम्हारी मदद करेंगे। तो उसने कहा कि भाई एक व्यक्ति है जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, उसको जाके आज ठीक ढंग से उसको समझाना है। समझाने का मतलब है उसकी खूब पिटाई करनी है, सुधर जाएगा फिर। उसने कहा कि ठीक है। इस वाले ने कहा कि ठीक है, इससे बोल दिया कि ठीक है भाई चलेंगे और चलते हैं, उसको हम आज सबक सिखाकर ही रहेंगे। ये फिर दोनों गए। इन दोनों ने समझा कि वो अकेला होगा। मान लीजिए कि वो व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, उसके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं और भी उसके दोस्त बैठे।
लेकिन बेचारा ये जानता नहीं है कि ये सभी इसी के दोस्त हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि वो यहाँ पर बैठे हैं 4 लोग, और इन्हीं 4 में एक है जिसने इसको परेशान कर रखा है। अब ये कहता है कि भाई चल, बहुत दिनों से हाथ भी नहीं सेके हैं, आज हाथ सेक के आते हैं। तो चल दिए ये दोनों। जब यहाँ पहुंचे तो इसको जाके पकड़ लिया। मान लीजिए ये वाला था टारगेट, ये टारगेट, और इसको जाके पकड़ लिया। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये भी इसके साथ हैं, ये इसके साथी हैं। इसको पकड़ लिया और इसको 1-2 झापड़ लगा दिया। अब सामने वाली पार्टी थोड़ी तगड़ी है भाई साहब, ये पार्टी तगड़ी थी। ये कह रहा था आज बहुत दिनों से हाथ नहीं सेके, आज चलो हाथ सेक के आएंगे। गए थे बेचारे हाथ सेकने और खुद सेके आए। अब इनसे पूछा बाद में, अब ये खुद सेके आए। जब ये घर पहुंचे तो इनकी आकृति बदल चुकी है। कैसे बदल गई है? एक इधर घूसा पड़ा है तो बेचारे इधर का सिस्टम काला पड़ गया है, आंख काली पड़ गई है। एक नाक में पड़ा है, बेचारी नाक इधर टेढ़ी हो गई है। एक मुंह में पड़ा है, मुंह ऐसे हो गया है। तो कुल मिलाकर इनकी शक्ल आज पहचानने में नहीं आ रही है। इनके घर पर गए तो इनके मम्मी पापा ने कहा कौन हो बेटा, समझ नहीं पा रहे। और अब बेचारा ये हालत खराब है। इसने बोला अरे हम वही हैं, हम मोहन, तुम्हारे लड़के। मैंने कहा हमारे लड़के? ये समझ में तो आ नहीं रहा, हमारे लड़के हो। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि इसकी शक्ल उस तरह से हो गई है कि इसको पहचानना मुश्किल हो गया। इसके खुद के मम्मी पापा ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये कौन है भाई, पहचान नहीं पा रहे। तो क्या हुआ कि पहले इसकी जो भी सिचुएशन रही होगी, जो भी इसका चेहरा रहा होगा, वो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन फिर यहाँ पर हाथ सेकने गए थे और बेचारे खुद सेके आए। अब इनकी घर पे सेकाई चल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि सर ये जो व्यक्ति है, इसकी शुरुआत में एक सेफ शक्ल रही होगी, लेकिन बाद में मार खाने के बाद इसकी आकृति में परिवर्तन आया। सर नाक टेढ़ी हो गई, आंख काली पड़ गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तो ये परिवर्तन जो आ गया, अब जो लोग ये कह रहे हैं कि आप पहचानने में नहीं आ रहे हो, तो सर यही है विकृति अवस्था। मतलब विकृति अवस्था का मतलब है बाहर से कोई बल लगाया है और बल लगाकर तुम्हारी आकृति बदलती है, तो इसी को कहेंगे सर विकृत अवस्था है ये विकृत अवस्था हमें समझ में आई कि चलो सर ये विकृत अवस्था है। अब हम बात करते हैं सर विकृत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में। अब ये जो व्यक्ति है, इसकी विकृत अवस्था आ गई है। अब इसको डॉक्टर दवाई देगा। अब दवाई देगा अब इसके शरीर में जो दवाई अंदर जाएगी तो इसका शरीर अंदर से फोर्स लगाएगा, बल। जो नाक टेढ़ी हो गई है ना, उस पर बल लगा के उसको सीधी करेगा, नाक सीधी हो जाएगी। जो आंख काली हो गई है ना, उस पर बल लगेगा अंदर से, आंख फिर सही हो जाएगी। सब कुछ फिर उसका ठीक होगा धीमे धीमे। कुल मिलाकर शरीर के अंदर से ही वो फोर्स काम करेगा, मतलब दवाइयों की क्षमता वो काम करेगी और धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। अब ये हमें समझ में आएगा सर ये भी, इसकी भी विकृति कैसे ठीक हुई थी, उसके अंदर से ही एनर्जी आई और वो ठीक हो गया। अब हम इसको ये जरा यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। सर क्या बात कहना चाहते हो, भौतिक विज्ञान की भाषा में हमें इसको समझा कर दिखाओ। तो देखो क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं, सर ये हमारे पास बॉल थी, जिसको हमने ठोस बॉल थी, जिसको हमने यहाँ पर सिल दिया है, ये सिलाई गई है, इसको यहाँ सिला गया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर खांचा बनाकर हमने एक रस्सी से बांध दिया है, और एक खांचा हमने यहाँ बनाकर ये जो भी कुछ है, और एक रस्सी से हमने यहाँ बांध दिया है। हमने ये कहा है कि दो पहलवान लेकर आए, मोटे मोटे पहलवान। एक पहलवान को हमने कहा कि भाई साहब इधर लग जाओ, इसको पकड़ो। तो एक पहलवान ने इसको पकड़ लिया। एक पहलवान इधर आया, ये मोटा सा पहलवान, उसने इसको पकड़ लिया। अब हमने इन दोनों से बोला कि ऐसा करो, इसको एक तरफ खींचो। तो जब खींचोगे, ये जो बॉल है, जब इस बॉल पर इधर भी खिंचाव होगा और इधर भी बल लगेगा। ये बंदा यहाँ पर एफ बल लगा रहा होगा, कोई मान लो एफ ए लगा रहा है, ये इधर एफ बी लगा रहा होगा अलग। अब ऐसा तो है नहीं कि सर समान क्षमता के होंगे तो समान बल लगाएंगे, अलग अलग क्षमता के होंगे तो अलग अलग बल लगाएंगे, तो लेकिन बल लगाएंगे। अब जब ये दोनों खींचेंगे इधर, तो यहाँ पर ये जो सतह है, इस सतह पर इनके देखो, इस वाले हिस्से पर इधर बल लग रहा है और इस वाले हिस्से पर इधर बल लग रहा है। तो इनको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये क्या होंगे। कि ये मान लो हिस्से इस तरह से हैं, इनको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं, इन हिस्सों को थोड़ा अलग करके दिखाते हैं, क्योंकि बल इसके अंदर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा हम इन हिस्सों को अलग मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये इस तरह से हैं, अलग थोड़ा सा। तो हुआ क्या कि ये इधर खींचा जा रहा था और ये वाला इधर खींचा जा रहा था। तो ये दोनों इधर खींचने के कारण इसकी प्रारंभिक अवस्था तो ये थी कि सर आराम से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि सर बल लगा रहे हैं, तो ये दूर भागने का प्रयास करेगा, दूर भागने का प्रयास करेगा। यहाँ जो सतह है ये वाली, यहाँ दिखता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा
जूम करके थोड़ा सा बड़ा दिखा लिया है। तो ये वाली सतह होगी, ये इधर बल लगाएगी, ये इधर बल लगाएगी, और ये वाली जो सतह होगी, ये वाला जो वो है दूसरा वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट की ये जो सतह होगी ये अंदर की तरफ बल लगाएगी, अंदर की तरफ बल लगाएगी। और ये दोनों बल, यहाँ जो बल लगेगा ये बल, ये बल, ये बल क्या करेगा, ये बल इस वाले पार्ट को इधर लाने का प्रयास करेगा और इस वाले पार्ट को इधर लाने का प्रयास करेगा। मतलब ये कह रहा है कि भाई हम शुरुआत में चिपके थे तो हमें क्यों खींच रहे हो, हाँ भाई साहब हमको क्यों खींच रहे हो। तो जब इसको दोनों को खींचा जा रहा है, इनका विरोध करने के लिए उनकी सतह पर इधर और इधर एक बल स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही, स्वतः ये वस्तु अपने आप जनरेट कर लेगी। तो ये जो बल होगा ये वाला, वो इस वाले को इधर लाने का प्रयास करेगा और ये जो बल होगा वो इस वाले को इधर लाने का प्रयास करेगा। ये दोनों एक दूसरे के जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि सर अगर ये वस्तु हमने दोनों तरफ बल लगाकर इसको खींचना प्रारंभ किया है तो ये दोनों जो हिस्से होंगे वो दूर भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनके बीच में एक अपने आप बल जनरेट हो जाएगा। ये वस्तु के अंदर अपने आप ये बल जनरेट हो जाएगा। ये बल यहाँ से टूटने से रोकेगा। वो कहेगा भाई साहब हम यहाँ से चिपके हुए हैं, हमें क्यों तोड़ रहे हो। वो जब अब तुम बल लगाओगे तो वो बल टूटने नहीं देगा। ज़्यादा लगा दोगे तो टूट ही जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन वो बल चाहेगा कि ये दोनों पार्ट अलग ना हो, तो इनको रोकने का प्रयास करेगा। सर ये जो हमने बल लगाया है, इसी बल को ये जो इनको खींच रहे हैं, इनके खींचने का विरोध कर रहा है ये वाला बल, तो कहीं ना इसी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। कुल मिलाकर ये समझ में आया कि सर ये जो बल है ये इसकी प्रारंभिक अवस्था थी, ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही लाने का प्रयास कर रहा होगा। तो वही हमने कहा था कि विकृत अवस्था, मान लीजिए ये दूर हिला, थोड़ा सा यहाँ से कमजोर पड़ा, जैसे ये हमने धागे बांध दिए हैं, अब यहाँ से मान लो 50 धागे थे, 50 हमने बार इसको बांधा है और इसमें से 25 धागे टूट गए या 30 धागे टूट गए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर विकृति अवस्था आ जाएगी। विकृति अवस्था आने के साथ यहाँ पर बल लगेगा, तो बल ये कहेगा कि हमको क्यों दूर भगाने का प्रयास कर रहे हो भाई साहब, हम इसका विरोध करेंगे। तो वो बल ये वाला इस पर और इस वाली पर इधर, ये जो बल लगेगा बीच में, सर इसी को प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि वह बल जो किसी वस्तु की विकृत अवस्था, अब यहाँ एक आध तो धागा टूट जाएगा तो विकृत अवस्था आ जाएगी, तो विकृत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में लाने कि भाई साहब वो कह रहा है कि ये टूट गए हैं, हम दोबारा हम उसी अवस्था में जाना चाहते हैं, चिपकना ही चाहते हैं, तो विकृत अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ऐसे बल को ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये हमें एक एग्जाम्पल से समझ में आया। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सर ये है सरल लोलक का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ समझते हैं कि सर प्रत्यानयन बल कैसे काम करेगा। तुमने देखा होगा कि सर अगर मैं एक लोलक को, लोलक क्या होता है, झूला देखा होगा, झूला, झूला एक लोलक ही होता है। हमने देखा होगा कि सर झूले में एक बार हम धक्का देकर कर छोड़ देते हैं तो झूला फिर जाता है जाता है जाता है और धीमे 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 फिर रुक जाता है। सर ये क्यों रुक रहा है, क्योंकि भाई साहब उसके अंदर एक बल कार्य कर रहा है जो उसकी गति को लगातार रोकने का प्रयास कर रहा है, उसी को तो प्रत्यानयन बल बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सर ये जो है सरल लोलक से समझते हैं, झूला एक लोलक का ही एग्जाम्पल है। तो हम अगर बात करते हैं सर यहाँ पर लोलक ये स्थिति है और ये स्थिति है, ये दो स्थितियां हैं। मान लीजिए कि ये जो पिंड है ये इधर उधर गति कर रहा है, ये सरल लोलक की गति बोलते हैं। अब हम बात जानते हैं कि सर जब इसको एक बार यहाँ लाके छोड़ देंगे तो फिर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, फिर लेकिन ये हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, तो धीमे 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 रुक जाएगा। इसका मतलब जितनी बार ये इधर उधर जाएगा तो इसके अंदर एक गुण पैदा हो जाएगा जो इसको इधर खींचने का प्रयास करेगा और इसको इधर लाने का प्रयास करेगा। मतलब जब इधर जब आएगा तो बल इस तरफ, ये साम्यावस्था है, ये है साम्यावस्था, या हम इसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, अवस्था, ये साम्यावस्था या फिर इसी को प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। तो ये जो इनके ऊपर अपने आप जब ये वाला पार्टिकल इधर मूव करेगा तो इसके अंदर, इस वस्तु के अंदर खुद ही एक बल जनरेट हो जाएगा जो इसको इसी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो जब सरल आवर्त गति होती है तो वो पिंड रुकता है, एक अवस्था के बाद वो रुक जाता है। तो वो आखिरकार रुका क्यों, क्योंकि लगातार उस पर एक बल काम कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो हम ये जो बल काम कर रहा है इसी बल को क्या बोलेंगे, इसी बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। चलो हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि एक बल यहाँ काम करेगा और एक बल इधर काम करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल। ये है प्रत्यानयन बल।
तो प्रत्यानयन बल क्या करता है कि उस वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ये वाला है। अगर तुम स्प्रिंग से समझना चाहो तो एक स्प्रिंग और होती है। स्प्रिंग का एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ये अभी इसकी नॉर्मल, ये नॉर्मल स्प्रिंग है। हमने इसको दो कंडीशन बनाई है, दो कंडीशन बनाई है। पहली कंडीशन हमने बनाई है, इसको थोड़ा दबा दिया है, इसको हमने इधर बल लगाया है, तो हुआ क्या कि ये स्प्रिंग है इस तरह से हो जाएगी, हमने बल लगा दिया है इधर, तो ये दब गई है, ये दब गई है। दूसरी कंडीशन है सर, दूसरी कंडीशन हमने बनाई है कि सर ये स्प्रिंग है, हमने इसको थोड़ा सा खींच दिया है, इसको मैंने बाहर की तरफ, ये हमने बल, इस पर हमने बल लगाया है, ये आरोपित बल F, ये आरोपित बल है, और इस पर हमने बाहर की तरफ लगाया, ये आरोपित बल है, ये हमने अप्लाई किया है इसके ऊपर। तो होगा क्या कि जैसे ही स्प्रिंग को इधर दबाएंगे तो फिर स्प्रिंग के अंदर अपने आप एक बल जनरेट हो जाएगा जो इसको इधर भगाने का प्रयास करेगा। स्प्रिंग को अगर हम दबाएंगे, ये आरोपित है, तुम लिख देता है क्योंकि आरोपित, ये आरोपित बल है, ठीक है, अप्लाई फोर्स, और इसको मैं, ये भी आरोपित है, आरोपित, ये भी आरोपित बल है। कि हमने क्या किया है इस स्प्रिंग पर, सर एक बार हमने इसको दबा दिया है, तो जब हमने दबाया है तो इसमें विकृति आ गई सर, ये स्प्रिंग जो बहुत पास पास में हो जाएंगे, तो फिर ये स्प्रिंग के अंदर खुद ही एक बल अपने आप जनरेट हो जाएगा, वो इसको इधर भगाने का प्रयास करेगा। सर यही बल तो प्रत्यानयन बल है, यही प्रत्यानयन बल है। क्यों? क्योंकि ये हमने नॉर्मल थी, इसको हमने पिचका दिया है, तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगा, तो उसकी अवस्था में आने के लिए इधर एक बल अपने आप लगा देगा, इसको हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल। दूसरा, सर अगर हमने इसको खींच दिया है, तो अगर इधर हमने बल लगाया है, हमने बल इधर लगाया है, तो ये वस्तु खिंच गई है, इसका मतलब इसमें विकृति आ गई है, तो इसको प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए एक बल लगेगा इसके अंदर की तरफ, अपने आप ही इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो जाएगा। स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो उसके अंदर एक अपने आप बल जनरेट हो जाता है, जब यहाँ से हम छोड़ेंगे तो वो फिर स्प्रिंग वहीं पहुंच जाएगी, तो ये जो बल होगा सर यही तो प्रत्यानयन बल है। ये रेस्टोरिंग फोर्स है, मैं यहाँ आर लिख दे रहा हूँ सफिक्स में ताकि आपको पता चले, एफ आर मतलब रेस्टोरिंग फोर्स, यही वाला रेस्टोरिंग या फिर रीस्टोरिंग फोर्स है। तो हमें यहाँ समझ में आया कि सर देखो, बल अगर हम लगाते हैं तो बल हमने अगर इधर लगाया है तो प्रत्यानयन बल इधर चला गया, और बल हमने इधर लगाया है तो प्रत्यानयन की बल की दिशा ये हो जाएगी। तो अब हमें समझ में आ चुका है सर आखिरकार प्रत्यानयन बल क्या है। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की अवस्था में हम परिवर्तन करके विकृति लाना चाहेंगे तो विकृति आने के साथ ही वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगी, प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगी, तो इस अवस्था में आने के लिए जो भी उसके ऊपर बल लगेगा वो उसको, वो बल कहाँ से आएगा, उसके अंदर से ही आएगा, अंदर से ही वो बल निकल के आता है, तो उस बल को ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल के बारे में कुछ नोट पॉइंट हैं, जैसे कि हम पहला, अब देखो इतनी अगर आपने बात सीखी है तो यहाँ से नोट पॉइंट खुद समझ सकते हो। देखो पहला, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो प्रत्यानयन बल है वस्तु के बाहर से लगता है कि अंदर से लगता है, तो आप कहोगे सर ये जो बल है ना अंदर ही, अपने आप अंदर ही जनरेट होता है, अंदर ही जनरेट होता है, तो सर ये एक आंतरिक बल है, इंटरनल बल है। तो हम यहाँ कहेंगे सर प्रत्यानयन बल, हम कहेंगे यह बल, अब आप समझ जाना, यह बल लिखने का मतलब है सर प्रत्यानयन बल, यह बल आंतरिक बल है, आंतरिक बल होता है, होता है। पहली बात समझ में आई कि सर प्रत्यानयन बल जो है वो एक इंटरनल फोर्स है जो बॉडी में अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। दूसरा, एक बात यहाँ से तुम इन सब जगह से समझो, जैसे माने इससे समझा रहा हूँ, मैंने बल किधर लगाया था, इधर, आरोपित बल मेरा इस बॉडी पर बाहर, ये आरोपित बल है, ये एक्सटर्नल बल है, बाह्य बल है, मेरा बाह्य बल की दिशा ये है, और इसके अंदर प्रत्यानयन बल की दिशा ये है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा, अगर यहाँ देखा जाए सर मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन इसके अंदर प्रत्यानयन बल जो आया है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब सर ये भी अपोजिट है। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि प्रत्यानयन बल की जो दिशा होगी वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स मतलब आरोपित बल के विपरीत होगी, आरोपित बल के विपरीत होगी प्रत्यानयन बल की दिशा। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ये भी हम लिख के चलते हैं। अगला नोट पॉइंट कि प्रत्यानयन बल, बल की दिशा, दिशा सदैव, सदैव बाह्य बल, बाह्य बल के विपरीत, विपरीत होती है। हमें अगला
पॉइंट समझ में आया कि सर प्रत्यानयन बल की जो डायरेक्शन होगी वो बाह्य बल के विपरीत होगी, बाहर का जो बल होगा उसके विपरीत में काम करेगा। जैसे इधर भी देखो, बल की हम जो बल लगा रहे थे वो इधर था और ये इधर भागने का प्रयास कर रहा था, इसका मतलब यही प्रत्यानयन बल है। इस पर हम बल लगा रहे थे वो इधर था और इस वाले पर ये इधर लग रहा था, इसका मतलब इसका विरोध कर रहा है, अंदर ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। और दूसरा, इसकी डायरेक्शन जो हमने बाहर से बल लगाया उसके विपरीत होती है, इसीलिए हम इसको इसलिए ये जो प्रत्यानयन बल है इसकी जो दिशा है वो आरोपित बल के विपरीत होती है। अगला हम एक पॉइंट समझते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो विस्थापन, देखो हमने बल लगाया है इधर तो विस्थापन होगा इधर, विस्थापन होगा इधर, और प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत लगा, मतलब जिधर विस्थापन होता है सर उसके विपरीत लगता है प्रत्यानयन बल। विस्थापन जिधर होगा उसके विपरीत होगा प्रत्यानयन बल। कैसे होगा सर, यहाँ देखना, मैंने बल लगाया है ये, तो इस स्प्रिंग का विस्थापन हुआ है इधर, विस्थापन हुआ है इधर, विस्थापन की डायरेक्शन है इधर, इधर जिधर बल है उधर ही विस्थापन है। तो प्रत्यानयन बल की क्या है दिशा, ये वाली दिशा प्रत्यानयन बल की है और विस्थापन इधर हो रहा है। इसका मतलब हम सर ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है वो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के विपरीत काम करता है। प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के विपरीत काम करता है और बराबर होता है, विस्थापन के समानुपाती है। पहली बात तो विस्थापन के समानुपाती है, डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती है, और वो भी विपरीत होता है, वो भी विपरीत होता है। जितना ज्यादा विस्थापित कर दोगे उतना प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा, जितना कम विस्थापित करोगे उतना प्रत्यानयन बल कम होगा। इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई सर, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन ज्यादा कर दोगे मतलब इस स्प्रिंग को ज्यादा पिचका दोगे तो सर प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा, या फिर खींचने वाली बात करें तो इस स्प्रिंग को सर ज्यादा खींच दोगे, डिस्प्लेसमेंट काफी कर दिया तो सर प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा। तो विस्थापन जितना ज्यादा सर प्रत्यानयन बल भी उतना ही ज्यादा। तो हम यहाँ एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं कि विस्थापन प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल विस्थापन, विस्थापन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि भाई साहब विस्थापन जितना ज्यादा बढ़ाएंगे प्रत्यानयन बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। अब हम एक बात समझते हैं, स्प्रिंग की बात समझते हैं। जैसे मान लो ये प्रत्यानयन बल है F और ये समानुपाती होता है X। X यहाँ पर क्या है सर, X मतलब विस्थापन कि आखिरकार कितनी विस्थापित कर दी। जैसे मान लीजिए ये इसकी एक्चुअल लेंथ थी L और हमने क्या किया, इसको हमने खींच दिया है, या खींच दिया या कम कर दिया है। अगर हमने इसको खींच के यहाँ तक कर दिया है तो अगर ये हमने खींच के इस तरह से कर दी है, इस तरह से यहाँ पर, तो इसकी लेंथ में वृद्धि कितनी होगी, ये x है कुल मिलाकर। इस चित्र से समझना कि अगर मैंने इसको खींच दिया है सर, मैंने ये x बढ़ा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा कि सर जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन एक बात समझो, विस्थापन की दिशा क्या है, विस्थापन की दिशा सर इस बल की दिशा के बराबर है। जैसे तुमने अगर इधर लगाया है बल तो सर विस्थापन इधर होगा और प्रत्यानयन बल उधर लगा। इस पर देखेंगे तो सर विस्थापन उधर हो रहा है, प्रत्यानयन बल इधर लग रहा है। कुल मिलाकर विस्थापन जिधर हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट में प्रत्यानयन बल लग रहा है, तो दिशा उल्टी है इसकी, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर चलते हैं। F प्रोपोर्शनल माइनस x मतलब विस्थापन। और हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, तो हम यहाँ F बराबर माइनस का k और x हो गया, जहां पर ये k क्या है, k है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक, नियतांक ये स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सवाल में हमेशा देता है। और यहाँ पर x क्या है, ये विस्थापन है सर, विस्थापन। अगर बाई चांस भविष्य में कोई सवाल दे दे प्रत्यानयन बल पर कि हमने इस वस्तु में इतने मीटर का विस्थापन कर दिया है और अगर स्प्रिंग नियतांक इतना है तो बताइए इस पर प्रत्यानयन बल कितना काम कर रहा होगा, तो सीधा सीधा स्प्रिंग नियतांक का गुणा कर देते हैं उसके विस्थापन से। लेकिन इतना याद रहे, हमेशा माइनस चिन्ह लगाना मत भूलना, माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि विस्थापन उल्टा है, प्रत्यानयन बल के जस्ट अपोजिट में विस्थापन काम कर रहा है। ये है हमारा फॉर्मूला, तो हम याद रखेंगे सर ये प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला हो गया माइनस का k इंटू एक्स। माइनस चिन्ह क्यों आया सर, डायरेक्शन उल्टी होती है विस्थापन की और ये प्रत्यानयन बल की, इसलिए हमने माइनस लगाया है। तो इतना हमें समझ में आया।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे की चर्चा करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि आगे इसमें क्या हमारे पास अभी बचा हुआ है। देखिए हमने ये बताया है आपको कि सर अगर ये स्प्रिंग एल है, अभी ये हम बता चुके हैं ये स्प्रिंग एल है, और अगर हमने इसको खींच दिया है तो देखो एल थी, हमने एक्स खींच दिया है, ये विस्थापन कर दिया है। और अगर ये विस्थापन कर दिया है तो सर प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला होता है माइनस का के और एक्स। माइनस का क्यों आता है? क्योंकि सर नेगेटिव विस्थापन होता है, विस्थापन की दिशा और प्रत्यानयन बल की दिशा अपोजिट होती है, इसलिए ये माइनस आया है। यहाँ के स्प्रिंग नियतांक है और एक्स विस्थापन है। अब यहाँ से अगली बात बढ़ते हैं कि सर प्रत्यानयन बल बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हम बात करें सर प्रत्यानयन द्वारा किया गया कार्य W है, हमने मान लिया है कि प्रत्यानयन बल द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसको W हमने माना है। तो सर हम W का फॉर्मूला क्या करेंगे? सर W बराबर, देखो कार्य अभी आए नहीं है, आगे आएगी। कार्य का वैसे फॉर्मूला होता है सर W बराबर F इंटू डी, जहाँ F का मतलब होता है सर बल और D का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम यहाँ पर रखना चाहोगे तो सर ये है बल, इसका मतलब माइनस का के एक्स, ये तो बल इंटू विस्थापन, इसमें ये एक्स विस्थापन ही तो था, तो विस्थापन का एक बार और गुणा हो जाता है। तो तुम ये कहोगे सर ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से तो सर इतना होना चाहिए माइनस का के एक्स स्क्वायर। सर ये तुम्हारे हिसाब से इस कार्य का फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन कार्य का फॉर्मूला होता क्या है? अपॉन में 2 आता है। तुम कहोगे सर ये अपॉन में 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? तो देखो हम बताते हैं क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इनका वेक्टर गुणन होता है, डॉट गुणन जिसको हम बोलते हैं। लेकिन डॉट गुणन करने से पहले यहाँ पर समाकलन का कुछ नियम लगता है, समाकलन का नियम लगता है। देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ तुमको क्या है वो। समाकलन पढ़ने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम है केवल फॉर्मूला याद करने का। ये 2 कहाँ से आ गया है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कैसे आ गया। जैसे ये होता है माइनस का के एक्स और डी एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हमने किया, और ये होता है समाकलन। समाकलन होता है जैसे स्प्रिंग को अगर हम खींच देंगे तो स्प्रिंग खिंचती है, उसको हम डी एक्स मानते हैं, बहुत सूक्ष्म विस्थापन हुआ है, सूक्ष्म विस्थापन हुआ है। तो थोड़ा सा विस्थापन करने में कितना कार्य होगा, पहले हम स्प्रिंग को थोड़ा सा विस्थापित करें, उसमें कितना कार्य होगा, फिर हम उसका समाकलन कर देंगे और वैसे ही उसका टोटल कार्य निकल आएगा। तो ये जो हमने लगाया है कि सर ये क्या है, ये तो सर बल है, ये बल है, और ये क्या है सर dx, ये सूक्ष्म विस्थापन है। जैसे थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ, ये स्प्रिंग है और मान लीजिए ये थी स्प्रिंग, इसमें हमने क्या किया है, इसी स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया है कि विस्थापन इसमें कर दिया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर ये इसकी L लंबाई थी और यहाँ पर ये विस्थापन हुआ, ये dx। ये मैथ का रूल होता है कि एक काम करो कि अगर तुम पूरा कार्य निकालना चाहते हो तो हम जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती हैं, तो आप बताइए 50 रुपये में कितनी आएंगी। तो हमने पहले 1 रुपये में निकाली ना, 1 में सर 2 आती हैं, तो 50 में 50 का गुणा कर देंगे। तो हम पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही स्प्रिंग ये खींचेंगे और दबाएंगे तो उसमें कार्य कितना होगा, उसमें हम पता क्या करते हैं, पहले सूक्ष्म कार्य निकालते हैं, और जब थोड़ा सा कार्य आ जाता है तो उसका हम समाकलन करके, गणित में होता है समाकलन, और टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा विस्थापित किया है dx, और इस पर जो बल कार्य करेगा वो तो बताइए कितना कार्य करेगा सर, बल कार्य करता है माइनस का k इंटू एक्स। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे, मान लीजिए कि, और ये लिमिट लगती है 0 से x, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हमने x किया है ना, तो पहले प्रारंभिक अवस्था में था तो 0 विस्थापन था, 0 विस्थापन, फिर हमने x तक खींचते ले गए तो विस्थापन हमने x तक किया है, तो ये लिमिट लग जाती है। तो फिर यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, तो माइनस का k और समाकलन 0 से x तक और x इंटू डी एक्स। अब आपने अगर मैथ में समाकलन का नियम पढ़ा होगा तो इसका समाकलन क्या होता है, जैसे फॉर्मूला होता है समाकलन x और इंटू डी एक्स। अगर यहाँ घात 1 है तो इसका हो जाता है सर x की पावर 2 हो जाती है, इसमें एक घात बढ़ जाती है और जितनी भी घात है उसका भाग लग जाता है, सर ये इसका समाकलन होता है। तो अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का k एक्स स्क्वायर बट्टे 2, और ये लग जाएगी लिमिट 0 से x, फिर ये लिमिट रखी जाती है। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो बराबर में माइनस का k और ब्रैकेट में
पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बट्टे 2 एक्स रख दिया। इसका मतलब होता है कि सर यहाँ जितने भी एक्स हैं उनके स्थान पर इस एक्स को रख दो, तो एक्स के स्थान पर एक्स रखेंगे तो इतना ही रहेगा माइनस का, अब जीरो रख दो एक्स के स्थान पर, तो एक्स के स्थान पर सर जीरो रख देंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या निकल जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बट्टे 2। चलो ये तुम्हारा प्रूफ ही हो गया एक तरह से, ये प्रूफ हो गया। वैसे ये हमारे काम का नहीं है, जो हमने ये प्रूफ किया है मैथमेटिकली, ये सर हमारे काम का नहीं है। ये इंटरमीडिएट में जब आप पेपर देने जाते हो तो फिर वहाँ लिखित में पेपर होता है, तो वहाँ पर अगर प्रूफ पूछेगा तो बताना पड़ता है। मैं यहाँ पर सर ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि ये मैं 2 लगाऊंगा अभी नीचे, फिर ये 2 कहाँ से आ गया, तुम कहोगे सर फॉर्मूला तो F इंटू डी होता है, बल और इंटू विस्थापन होता है, तो सर इतना ही होना चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा तुमने कहाँ से चिपका दिया, तो इस कहाँ से चिपक गया इसलिए मैंने इतनी तुम्हें जानकारी दी है। अगर तुम्हें ये सर समाकलन का नियम समझ में नहीं आया है तो तुम्हारे टेंशन की बात नहीं है, अभी आप इसको डायरेक्ट याद करो, ये तुम्हारे काम का है, वनडे एग्जाम है तो केवल ये फॉर्मूला याद हो और सर इसके द्वारा किया गया कार्य याद हो, माइनस का के एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इतना ही निकल के आया है। ये है तुम्हारे समाकलन के माध्यम से होता है, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाए तो ठीक है, ना तो इसको रट लेना डायरेक्ट कि सर ये प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला है और सर ये प्रत्यानयन बल द्वारा कितना कार्य होगा उसका ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ कंफ्यूज ना हो जाएंगे सर इनका गुणा होकर सर एक्स स्क्वायर आएगा, बट्टे में 2 और आता है, 2 क्यों आता है, लिमिट लग जाती है सर वो। इस तरह से ये मैथ का कुछ रूल है, फिजिक्स में अवकलन और समाकलन बहुत चलता है, वो है, समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट इनको याद रख लेना। अगला एक नोट पॉइंट और हम लिखते हैं यहाँ पर, एक नोट पॉइंट क्या है कि देखिए अगर हम बात करें कि सर जी प्रत्यानयन बल लगा है, प्रत्यानयन बल क्या करता है, वस्तु में जो विकृति आई है उस विकृति को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो तुमने देखा होगा कि हमारे पास रबड़ है, सर रबड़ को मैंने खींच दिया, तो खींच दिया तो सर इसमें आ गई विकृति, रबड़ में आ चुकी है विकृति, लेकिन जब इसको छोड़ूंगा तो रबड़ उतनी हो जाएगी, तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर, रबड़ के अंदर अपने आप ही एक बल लग रहा होगा, उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो सर ये जो रबड़ का खिंच गया और वापस आ गया, वापस आना, ये गुण क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यास्थता, ये गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। तो यहाँ सवाल पूछ सकता है कि सर किसी वस्तु में अगर प्रत्यास्थता का गुण है तो उसके पीछे कौन सा बल जिम्मेदार है, तो हम कहेंगे सर प्रत्यानयन बल ही है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण है तो वो गुण कौन से बल के कारण आया है, हम कहेंगे सर वो प्रत्यानयन बल के कारण उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण प्रत्यानयन बल के कारण ही उत्पन्न होता है। तो लिखो इस बात को, किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण, किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण प्रत्यानयन बल के कारण ही उत्पन्न हो जाता है। एलास्टिसिटी बोलते हैं प्रत्यास्थता को, एलास्टिसिटी। तो तुमने देखा होगा कि सर जो रबड़ है वो एलास्टिक होती है, एलास्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एलास्टिसिटी का गुण है, प्रत्यास्थता का गुण है। लेकिन सर ये गुण आया क्यों है, प्रत्यानयन बल के कारण आया है, तो ये हम याद रखेंगे। अब हमेशा एक और बात है, सर प्रत्यानयन बल ऐसे आएगा, सवाल मैं आपसे सामने सवाल रख रहा हूँ कि सर निम्न में से कौन बल है जो हमेशा विकृति का विरोध करेगा। ऑप्शन होंगे घर्षण बल या प्रत्यास्था बल, सॉरी ये वाला प्रत्यानयन बल, या फिर आपको बोले विद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। तो हम वहां पर तुम कहोगे सर आकृति तो घर्षण बल में ही बदल जाती है, प्रकृति, तो प्रकृति वो नहीं, वो क्या होता है कि वो अपनी घर्षण बल क्या होता है कि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर फिसल गई और वहां की सतह अगर स्मूथ हो गई तो वो दोबारा से चिकनी नहीं होगी। लेकिन ये प्रत्यास्था वाला जो है, ये वाला जो प्रत्यानयन बल है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो हम कहेंगे सर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगी तो प्रत्यानयन बल के कारण आएगी। अगर झूल रहा कोई बच्चा है, वो एक अवस्था के बाद, एक समय के बाद वो रुक जाता है, तो सर क्यों रुका, प्रत्यानयन बल के कारण। तो 2 बातें और लिखे चलेंगे हम। पहला नोट पॉइंट है कि झूला कुछ समय बाद स्वतः ही रुक जाता है। क्यों, इसके पीछे कौन सा बल कारण है, तो 4 ऑप्शन में बना दूंगा, आप देख लेना प्रत्यानयन बल कहाँ है। तो मैं इस क्यों का जवाब दे रहा हूँ, प्रत्यानयन
बल बल के कारण, पहली बात यह है। और दूसरा कि वह कौन सा बल है जो किसी वस्तु की विकृति का हमेशा विरोध करता है, तो वो प्रत्यानयन बल ही है। तो हम कहेंगे कि वस्तु की विकृति का हमेशा विरोध कौन, या हम करते हैं विरोध डैश बल करता है, डैश बल करता है। और इस डैश बल के लिए 4 ऑप्शन दूंगा, प्रत्यानयन बल है कि गुरुत्वाकर्षण बल है कि कैसे क्या, ये सब आएंगे। तो हम इसका जवाब इस डैश में आएगा प्रत्यानयन बल, ये है रिस्टोरिंग फोर्स, ये है। तो कुल मिलाकर ये हुआ हमारा प्रत्यानयन बल क्या होता है। सर इसका फॉर्मूला क्या है, सर इससे प्रत्यानयन बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। सर प्रत्यानयन बल है तो हमेशा विकृति का विरोध करेगा। सर प्रत्यानयन बल आरोपित बल के विपरीत होता है। प्रत्यानयन बल सर विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। फॉर्मूला प्रत्यानयन बल का सर माइनस का kx होता है, के यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक है जो सवाल में देगा, x यहाँ पर विस्थापन है। सर प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला सर W बराबर माइनस का kx² 2 है। सर 2 कहाँ से आ जाता है, उसके लिए मैंने ये बताया है कि अवकलन कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस होती है, एक कैलकुलस नाम की किताब है, उसमें अवकलन और समाकलन पढ़ाया जाता है। तो ये वहाँ से समझ में आ गया कि सर ये अपॉन में 2 कहाँ से आ गया, तो देख लेना इसको, ये आ गया है। उसके बाद हमने देखा कि किसी वस्तु में प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी का गुण जो है वो गुण भी सर प्रत्यानयन बल के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ये हमने डिटेल में प्रत्यानयन बल पढ़ा और हमें उम्मीद है कि आपको ये आनंदित लगा होगा ये लेक्चर आपको। और इसके अलावा अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो मैं अगले लेक्चर में देखूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके अलावा कुछ और भी है। प्रत्यानयन बल यहाँ पर पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पा रही है तो क्योंकि ये खत्म हो गया है, अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हाँ, इसके नोट्स बनाते रहना और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है भाई, चलो।